सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 150 जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। और हाँ, पहले से अगर आंसर पता हो तो उसे टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब है राखलदास बनर्जी ने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। यह है राखलदास बनर्जी और यह है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो इसका सही जवाब है मोहेनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहेनजोदड़ो। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो वो था लोथल। हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो था लोथल, जो कि गुजरात में स्थित था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, याद में रख लेना है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के देवता कौन थे। तो सही जवाब है इंद्र। ऋग्वेद के देवता थे इंद्र देवता। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में है। तो वो है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में दिया हुआ है और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, वो भी याद में रख लेना है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और वो था गुलाम वंश से संबंधित। और गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश का जो दूसरा नाम है वो है मामलुक वंश। तो दोनों याद रखना है, गुलाम वंश और मामलुक वंश दोनों एक ही वंश है। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो इसका सही जवाब है वो थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की जो प्रथम महिला शासक थी वो थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, चालीसा प्रणाली किसने शुरू की। तो वो बलबन ने शुरू की थी। चालीसा प्रणाली जो है वो बलबन ने शुरू की थी। अगला प्रश्न, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की। तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपियों में सबसे पहले कौन आए। तो वो पुर्तगाली आए थे। भारत में यूरोपियों में से सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और वो था वास्को डी गामा। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वो आया था 1498 में, यानी 1498 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा भारत। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। तो वो हुई थी सूरत में। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित हुई थी, जो कि गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो वो हुई थी सन 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई सन 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो वो हुआ था 1797 में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला था रॉबर्ट क्लाइव।
अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता किन नदियों के बीच विकसित हुई? तो वो टाइग्रिस और यूफ्रोटिस नदियों के बीच में विकसित हुई थी मेसोपोटामिया सभ्यता। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से कौन शामिल नहीं है? तो वो रोम की सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, हम्मुराबी की संहिता किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो संबंधित है मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है हम्मुराबी की संहिता। अब अगला प्रश्न है कि पिरामिड किस सभ्यता की देन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिस्र। पिरामिड जो है वो मिस्री सभ्यता की देन है। अब अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो हुई थी यूनान में। ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो यूनान में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1946 में हुई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी अडॉप्ट कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत की नॉट ये तो अपनाया गया, अंगीकृत संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। ये याद रखना है 26 नवंबर 1949 हो जाएगा इसका सही जवाब। इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था, फिर बाद में उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो वह 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो वो है मिश्रित। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो एक मिश्रित है। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1950 को, 15 मार्च 1950 को हुई थी भारत में योजना आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका सही जवाब है 1951 में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1951 में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था कृषि विकास। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि विकास। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो वो नीति आयोग ने लिया। योजना आयोग का जो स्थान है वो फिर नीति आयोग ने लिया, यानी नाम बदल के उसका नीति आयोग किया गया। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 2015 में। नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत देश की कुल क्षेत्रफल, और ये 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो वह है 7वें स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है 7वें नंबर पर।
अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है प्रथम स्थान पर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो प्रथम स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों से मिलती है? तो वो मिलती है 7 देशों से। भारत की जो स्थलीय सीमाएं है वो टोटल 7 देशों से मिलती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंद्राकोल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से है वो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला प्रश्न है विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो वो टोटल 7 महाद्वीप है। विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है, जो कि है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये टोटल 7 महाद्वीप है विश्व में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशन। अगला प्रश्न क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान किसका अध्ययन है? तो वो है पदार्थ व ऊर्जा का। भौतिक विज्ञान में पदार्थ व ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न बल की इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या होती है? तो वो होती है न्यूटन में। बल की जो एसआई इकाई है वो होती है न्यूटन में। अगला प्रश्न कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो वो है जूल। कार्य की एसआई इकाई होती है जूल में। अगला प्रश्न है कि शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो वो है वॉट। शक्ति की एसआई इकाई है वॉट। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो वो है जूल में। ऊर्जा की एसआई इकाई होती है जूल में। अगला प्रश्न वेग और चाल में मुख्य अंतर क्या है? तो उसमें अंतर होता है दिशा का। वेग और चाल में जो मुख्य अंतर है वो दिशा यानी डायरेक्शन का है। अगला प्रश्न रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है? तो अध्ययन है पदार्थों की संरचना, गुण व परिवर्तन। पदार्थों की संरचना, गुण व परिवर्तन होता है रसायन विज्ञान का अध्ययन। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो रासायनिक गुण बनाए रखती है वह क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं अणु। उसे अणु कहा जाता है जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो रासायनिक गुण बनाए रखती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि तत्व क्या होता है? तो तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ। तत्व का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ पदार्थ। अगला प्रश्न है कुल कितने प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं? तो टोटल है 92 प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो वो है सबसे हल्का तत्व यानी सबसे हल्का जो एलिमेंट्स है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व सबसे हल्का है और सबसे हल्की धातु होती है लिथियम धातु। अगला प्रश्न है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो वो है यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। अगला प्रश्न जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? तो वह है जीवों का। जीव विज्ञान जो है वो जीवों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो है अरस्तु माने जाते हैं
जीव विज्ञान के जो जनक है वो है अरस्तु। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो वो करता है पौधों का। वनस्पति विज्ञान जो है वो पौधों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, प्राणी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो वो है जंतुओं का। प्राणी विज्ञान जो है वो जंतुओं का अध्ययन है। अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की? तो सही जवाब है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो वो लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो वह है चार्ल्स बैबेज को हम कहते हैं कंप्यूटर के जनक यानी कंप्यूटर का पिता। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो वो बाइनरी रूप में संग्रहित होता है। कंप्यूटर में जो डेटा है वो बाइनरी रूप में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है, बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो वो 2 अंक होते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में 2 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो होती है बीट। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है बीट। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो वो 8 होते हैं। एक बाइट में 8 बीट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगला प्रश्न, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है। गलत है। आधिकारिक तौर पर हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है सरकारी डेटा के अनुसार, लेकिन इसे राष्ट्रीय खेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना है? तो वो 5 छल्लों से बना है। ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक है वो 5 छल्लों से बना हुआ है। 5 छल्ले जो है वो 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, जो कि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो उसका आदर्श वाक्य है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, ये है आदर्श वाक्य, ये है स्लोगन। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? तो वो होते हैं 4 वर्षों के अंतराल पर। ओलंपिक खेल जो है वो 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो हुई थी 1896 में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई? तो वो हुई थी ग्रीस में। ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो ग्रीस में हुई थी। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है लोकमान्य तिलक। गीता रहस्य के जो पुस्तक है उसके लेखक है लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है कि माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो वो है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? तो वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है आनंद मठ के लेखक, और आनंद मठ से ही लिया गया है हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो वो आता है आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम गीत, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न।
अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1954 में हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत, और उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी शुरुआत भारत रत्न देने की। और एक ही बार में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसमें से पहले थे सी.वी. रमन, सर सी.वी. रमन वैज्ञानिक थे, उन्हें दिया गया था। फिर दूसरे नंबर पे थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और तीसरे नंबर पे थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। ये 3 लोगों को दिया गया था 1954 में भारत रत्न। अगला प्रश्न, भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे पहले दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। सी राजगोपालाचारी को दिया गया था सबसे पहले, यानी दिए गए ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो वह 53 लोगों को अब तक दिया जा चुका है भारत रत्न। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न अब तक कितने लोगों को किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन अलग है कि भारत रत्न किस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है। तो वो जो क्षेत्र है उसमें है कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा। इन सभी पॉइंट्स को याद में रखते हुए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 3 प्रकार के। पद्म पुरस्कार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ऐसे 3 पुरस्कार होते हैं पद्म पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी 1901 में। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई थी 1901 में, और वो दिया जाता है सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में, स्वीडन देश के द्वारा। ये भी याद रखना है, स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। और शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे देश द्वारा दिया जाता है, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे देश देता है, और बाकी क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन देश देता है हर साल। कब? तो वो देता है 10 दिसंबर के दिन में। इसकी घोषणा हो जाती है अक्टूबर महीने में, यानी कौन नोबेल पुरस्कार जीता है इसकी घोषणा हम अक्टूबर महीने में करते हैं, और उसे दिया जाता है फिर 10 दिसंबर के दिन। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? तो वो थे सर अल्फ्रेड नोबेल, जो डायनामाइट के भी आविष्कारक थे। उन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। ये है अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो वो क्षेत्र है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो वो जो क्षेत्र है वो है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इन क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो वो ओस्लो शहर में दिया जाता है। ओस्लो यानी है नॉर्वे की राजधानी, ओस्लो में दिया जाता है। जबकि बाकी जो पुरस्कार है वो स्टॉकहोम शहर यानी स्वीडन में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भौतिकी, रसायन व साहित्य के नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम शहर में। याद रखना है भौतिकी, रसायन व साहित्य के जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम शहर में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो वो आ जाएगा गांधी जयंती भी है राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस भी है और गणतंत्र दिवस भी है। तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि भारत के राष्ट्रीय पर्व है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल मनाते हैं 15 अगस्त को, क्योंकि हमें अंग्रेजों से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला था। तो इसी की याद में हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो दिन है 26 जनवरी का दिन है जब हम भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ था। यही कारण है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो गांधी जयंती हम हर साल 2 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। तो यही कारण है कि 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 14 नवंबर के दिन राष्ट्रीय बाल दिवस। अब 14 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती आती है और उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है वो हम मनाते हम हर साल 5 सितंबर के दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब क्यों मनाते हैं 5 सितंबर को ही? क्योंकि उस दिन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की जयंती आती है और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। याद में इसे रख लेना है। और वो पहले थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। वही हम बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस तो वो हम मनाते हैं 13 फरवरी के दिन। तो ये दोनों डिफरेंस को याद में रख लेना है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 19 नवंबर के दिन। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस जो है वो हम 19 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 20 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 जून के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो वह 2015 से हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है मुंबई शहर में। भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुख्यालय है वो है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बीमा कंपनी कौन सी है? तो वो है LIC। भारत की जो सबसे बड़ी बीमा कंपनी है वो है LIC। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो आता है नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और रखरखाव का। याद रखना है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और रखरखाव का कार्य है NHAI का। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस UNA की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1945 में। 1945 में हुई है यूनाइटेड नेशंस की स्थापना। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन से है? तो वह है रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। ये है UNSC में स्थायी सदस्य। अगला प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो स्थित है वो है जिनेवा शहर में। याद रखना है जिनेवा में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है कि WHO की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1948 में हुई थी WHO की स्थापना। और WHO यानी होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
तो वो है वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है, भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? तो वो है कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये तीनों माना जाता है भारत का शास्त्रीय नृत्य। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी है भारत का शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य का मूल स्थान कौन सा है? तो वो जो मूल स्थान है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु है भरतनाट्यम का मूल स्थान। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य का मूल स्थान कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का मूल नृत्य है। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो वो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश है कथक नृत्य का मूल स्थल। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो वो आता है केरल। कथकली नृत्य का जो मूल स्थल है वो आता है केरल। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो वो है मणिपुर। मणिपुरी नृत्य का मूल स्थल है मणिपुर। अगला प्रश्न है, दिवाली किस देवी के लिए मनाई जाती है? तो वो है देवी लक्ष्मी के लिए मनाई जाती है दिवाली। अगला प्रश्न है, होली किस ऋतु में मनाई जाती है? तो वो आती है वसंत ऋतु में। होली जो है वो वसंत ऋतु में मनाई जाती है। अब अगला प्रश्न है कि दशहरा किस घटना का उत्सव है? तो वो है राम द्वारा रावण का वध। दशहरा जो है वो घटना है राम द्वारा रावण का वध। अगला प्रश्न है, राखी का त्यौहार किस लिए मनाया जाता है? तो है भाई बहन के प्रेम के लिए मनाया जाता है राखी का त्यौहार। अब अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति किसका प्रतीक है? तो वह है सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश। मकर संक्रांति का प्रतीक है सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश। अब अगला प्रश्न है कि जन्माष्टमी किस भगवान का जन्मोत्सव है? तो वो है भगवान कृष्ण का। जन्माष्टमी जो है वो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। अगला प्रश्न है, भारत में शास्त्रीय संगीत के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो टोटल 2 मुख्य प्रकार है। भारत में शास्त्रीय संगीत के 2 मुख्य प्रकार है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो है उत्तर भारत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो मुख्य क्षेत्र है वो है उत्तर भारत। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो है दक्षिण भारत। कर्नाटक संगीत का जो मुख्य क्षेत्र है वो है दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, राग और ताल किस संगीत के महत्वपूर्ण होते हैं? तो वो होते हैं शास्त्रीय संगीत में। राग और ताल जो है वो शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सारंगी किस संगीत में प्रयोग होता है? तो वो हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग होता है सारंगी का। अगला प्रश्न है, भारत में मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किस संगीत में होता है? तो वो होता है कर्नाटक संगीत में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक प्रचलित धर्म कौन सा है? तो वो धर्म है हिंदू धर्म। भारत में जो सबसे अधिक प्रचलित धर्म है वो है हिंदू धर्म। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म में कितने मुख्य देवता माने जाते हैं? तो मुख्य देवता है 3, ब्रह्मा विष्णु और शिव। ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये 3 मुख्य देवता माने जाते हैं हिंदू धर्म में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो वह गौतम बुद्ध ने की थी बौद्ध धर्म की स्थापना, गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो वह है आदिनाथ। आदिनाथ और ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। तो आदिनाथ थे जैन धर्म के संस्थापक। और रियल संस्थापक यानी वास्तविक संस्थापक जो है वो भगवान महावीर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है गुरु नानक देव जी ने की थी सिख धर्म की स्थापना, गुरु नानक देव जी ने। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?
तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, थे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो इस्लाम धर्म में कुरान जो है वो इस्लाम धर्म की प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो वो हुआ था 1857 में हुआ था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्र राजवंश कौन सा था? तो वो था हर्यक वंश। भारत का पहला जो राजवंश था वो था हर्यक राजवंश, स्वतंत्र राजवंश। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, स्टेटोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो वो है रेने लाइनेक। रेने लाइनेक ने किया था स्टेटोस्कोप का आविष्कार। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ब्लेज पास्कल। कैलकुलेटर के आविष्कारक थे ब्लेज पास्कल। अगला प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने की? तो सही जवाब है मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो जैनसेन नामक वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है सैमुअल मोर्स। सैमुअल मोर्स नामक वैज्ञानिक ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो वो है ओल्टा। ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने बैटरी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं HTML को। अगला प्रश्न है, URL का फुल फॉर्म क्या है? तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है URL को। अगला प्रश्न है, कोविड का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज़। कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज़। अगला प्रश्न है कि PM का फुल फॉर्म क्या है? तो PM का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर। PM का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, CM का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कहते हैं CM को। अगला प्रश्न, MLA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे। और कितने आंसर सही हुए थे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।